तैयारी है कल की, क्या करने वाले हैं आप लोग? हिमांशु जी, तैयारी तो विश्व हिंदू परिषद की वही होती है जिस तरह से हमने अपना वक्तव्य दे दिया। हम्म। भारत में कोई भी आक्रमणकारी या उसका चिन्ह या कोई भी कलंकित व्यवहार भारत के अंदर में नहीं रहेगा। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज नहीं हम्म। बल्कि राम मंदिर में जब बाबरी ढांचे को हटाया था उसके बाद भी 500 वर्ष की लड़ाई के बाद तय कर दिया गया था। औरंगजेब एक ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद नहीं कह रहा, अपितु पूरा देश, इवन आप और यहाँ जो राजनीतिक विश्लेषक के बैठे होंगे दूसरी पार्टी के, सबको पता है उसका इतिहास। जिसने आपके मंदिर तोड़े, जिसने आपकी बहनों का बलात्कार किया, जिसने आपके ऊपर जजिया लगा दिया, जिसने आपके लूट बलात्कार या अपहरण करके इस देश के अंदर में करा, जिसने दारा सिखों को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने वेदों को पर्शियन में कन्वर्ट कर दिया। मुझे लगता है कि जिसके अंदर गुरु तेग बहादुर का शीश कटा है, वो औरंगजेब की अगर कब्र भारत में रहेगी, इससे बड़ा लालचन इस भारत की सभ्यता और संस्कृति पे क्या हो सकता है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने एएसआई की मांग करने वाले थे। एएसआई की मांग किसने करी? कांग्रेस ने तो एएसआई प्रोटेक्ट किया। क्यों भारत के अंदर में कांग्रेस ने हर उस चीज को एएसआई में प्रोटेक्ट करा जो इस देश में कलंक है। आपके जितने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, एएसआई प्रोटेक्टेड है। संभल एएसआई प्रोटेक्ट, ज्ञानवापी एएसआई प्रोटेक्टेड, शहीद गए एएसआई प्रोटेक्टेड। आधी से ज्यादा 172 मंदिर औरंगजेब में तोड़े, 66 आमेर में तोड़ दिए। उस औरंगजेब की कब्र को भारत में रहने का अधिकार क्या है? पृथ्वीराज चौहान की जो कब्र वहां पे गजनी में बनाई थी, क्या हर्ष है वहां पे? और क्यों नहीं बात करती कांग्रेस सरकार उस पे? मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद बहुत स्पष्ट है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर की एक चेतावनी थी हिमांशु जी, वो मैं कहता हूं आपको, तीन ते सुनी सिरी तेग बहादुर, धर्म निभानी बिकाही बहादुर, अच्छा। उचत्तर भानो धर्म हम हिंदू, हाँ। अति प्रिय कोई किमी निरा निंदु। मतलब धर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, हिंदू धर्म है, भारत हिंदू का देश, और भारत के अंदर में औरंगजेब की कब्र का कोई अधिकार। अच्छा, ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, विश्व हिंदू परिषद 1964 से ही स्थापना हुई थी इसकी, अमितोष भाई, है ना? बजरंग दल 1980 के करीब, इसी साल में करीबन वो आई। तो फिर तब से लेकर अभी तक ये बात क्यों नहीं आई आप लोगों के मन में? अब अचानक से क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसी बात नहीं आई है। निरंतर तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने इन बातों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठाया है। औरंगजेब को कभी हमारा नेशनल हीरो नहीं मारा है। 500 वर्ष की लड़ाई थी ना, वो भी तो लड़ी विश्व हिंदू परिषद ने। 1984 के बाद बजरंग दल ने उसको करा, लड़ाई लड़ी गई। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है, सरकार और संगठन दोनों में अंतर होता है हिमांशु जी। अच्छा। सरकार का काम है किसी भी संगठन की आवाज को लेके और कानूनी प्रक्रिया से उस पर संतुष्ट देना, लेकिन संगठन का काम है कि हिंदू समाज में जाना। आज हिंदू जग चुका है, निरंतर तरीके से अपने मंदिरों की मांग, मंदिरों का सरकार से नियंत्रण से बाहर, और औरंगजेब जैसी कब्र को, ढांचे को यहां से हटाना, ये विश्व हिंदू परिषद ने जब जब बात हुई कर रही है। आज लगता है आवश्यकता है, समाज एकाग्र है, समाज चेतक है, तो विश्व हिंदू परिषद ने मांग सरकार के माध्यम से करी है। चलिए ठीक है, अब मैं जरा जान लेता हूं फाजिल भाई आपका क्या मानना है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार सेवा की बात कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कोई नहीं चाहता है, और अब ये कहा जा रहा है कि औरंगाबाद से जो संभाजी नगर है वहां से अब हटा देना चाहिए। आपका क्या मानना है इस पर? देखिए हिमांशु भाई, सब नेतागिरी का आइटम है और कुछ नहीं है। यही लोग थे जब मुगल औरंगजेब थे तो अल्लो उपनिषद लिख दिए, उसकी शान में लिखे कि अल्लो उपनिषद। अकबर, सारे मुगलों को, अकबर को महान बताया, उसी की खानदान का औरंगजेब है। और कोई भी राजा अपने विरोधियों को छोड़ दे, यदि मान लीजिए संभाजी महाराज के साथ क्या हुआ नहीं है, ये तो इतिहास की बात है। और अगर सारे विद्रोहियों को छोड़ दे तो महाराष्ट्र भारत से अलग हो गया होता, क्योंकि भारत को खंड खंड में बांट दिए होते ये लोग। सारे विद्रोही को अगर आवाज उठती हुई विद्रोहियों को छोड़ दिया जाए तो भारत कोई मध्य प्रदेश का राजा, कोई बनारस का राजा, कोई दरभंगा का राजा, कोई लखनऊ का राजा, कोई अवध का राजा, ये तो छोटे छोटे जिलों में भारत बट गया होता। ये तो औरंगजेब की बात है कि इस पूरे छोटे छोटे राजाओं को संगठित करके उन्होंने अखंड भारत बनाया, और इतना बड़ा भारत बनाया औरंगजेब ने। मतलब कमाल कर रहे फैसल अहमद, ये तो भारत को अखंड बनाने का काम मुगलों ने किया। अच्छा, और जो लूटने का जो काम किया था उसका क्या? जब लोगों को मारते जाओ, लोगों को काटते जाओ, लूटते जाओ। स्विस बैंक में ही औरंगजेब का खाता है। अब आप स्विस बैंक पर आ गए, मैं जानता था आप स्विस बैंक और ना जाने कहां पर आएंगे, इसीलिए मैंने ये सारी बात तो निकाली थी कि मुगलों के वक्त में, खास तौर पर औरंगजेब के वक्त पर 32 से 21% हो गई थी वैश्विक जीडीपी। उस वक्त मैंने रिसर्च करके निकाला है, देखिए हमारी रिसर्च टीम कितनी अच्छी है। मुगलों के दौरान, खासकर औरंगजेब के दौरान, जो 32 से 21% पे आ गई थी वैश्विक जो जीडीपी दर थी, वो मैं बता रहा हूं कि कितना क्या कुछ वहां पर हुआ था, कितना लूटा। अच्छा, ये एक सिंपल सी बात, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फाजिल भाई, आपकी नजर में औरंगजेब क्या था? क्रूर शासक था, क्रूर था, या बहुत आदर्श के तौर पर देखते हैं आप उसे? आदर्श
इस तरह से तो आप सभी राजाओं के ऊपर कुछ न कुछ आरोप लगा सकते हैं। मैंने सभी राजाओं की बात ही नहीं करी सर। फाजिल भाई मैंने औरंगजेब के बारे में पूछा आपसे, तो औरंगजेब के बारे में क्या आप स्पष्ट बताएंगे कि औरंगजेब को आप क्या मानते हैं? बाकी राजाओं को छोड़िए, हिमांशु जी वो लुटेरा एक मिनट, फाजिल भाई बताइए क्या मानते हैं आप औरंगजेब को? सुनिए, आज उमर खालिद को जेल में डाल रखा है, तो प्रधानमंत्री को फाजिल भाई औरंगजेब को क्या आप क्रूर शासक मानते हैं या आदर्श मानते हैं? अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हर कोई दबाने की कोशिश करता है, ये दुनिया का नियम है। फाजिल भाई सुनिए ना, फाजिल भाई औरंगजेब को क्या आप क्रूर शासक मानते हैं या फिर आप उसे आदर्श मानते हैं? बस इतना पूछ रहा हूं। बिल्कुल आदर्श मानते हैं, इसमें कोई कहने की बात आप आदर्श मानते हैं, आप आदर्श मानते हैं, आप उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, इतिहास है, बहुत आदर्श है वो, ऐसा थोड़ी है। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी क्या मानती है? समाजवादी पार्टी क्या मानती है औरंगजेब को? देखिए फाजिल अहमद भाई ने तो बोल दिया आदर्श मानते हैं, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपसे पूछना चाह रहा हूं, प्लीज बताइए। देखिए औरंगजेब को लेकर के जो भी बातें हो रही हैं इधर, जब से राजनीति शुरू हो गई औरंगजेब को लेकर के, उसमें जो इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है, जो चीजें पास्ट में लिख गई हैं उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो जो चीज लिखा है इतिहास में वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। और अंग्रेज को अगर औरंगजेब को लेकर अगर तुलना किया जाए हिमांशु जी, तो औरंगजेब के शासन में भी धार्मिक आधार पर उत्पीड़न होता था, और आज मोदी और योगी के शासन में भी धार्मिक और जाति आधार पर उत्पीड़न हो रहा है। तो समानता तो है। आप औरंगजेब की तुलना अभी वर्तमान सरकार से कर रहे हैं? आप औरंगजेब की तुलना वर्तमान सरकार से कर रहे हैं? बिल्कुल, नीतियों की तुलना कर रहा हूँ, नीतियों की तुलना कर रहा हूँ। आप देखिए औरंगजेब क्रूर था आपकी नजर में या आप भी आदर्श मानते? पूछ रहा हूं, बस पूछ रहा हूं। औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं हो सकता। तो क्रूर था आपकी नजर में? औरंगजेब जैसा था कोई भी राजा उस समसामयिक काल का, हो गया ना आपसे। हाँ हिमांशु जी, उस काल का जो भी राजवंश था, चाहे वो औरंगजेब रहा हो या कोई भी राजा रहा हो, सब लोगों ने तलवार के दम पे शासन किया है। उसमें फाजिल भाई रुक जाइए, देखिए प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, मैं सबसे एक एक करके बात कर रहा हूँ ना, प्लीज रुकिए थोड़ा। हाँ अशोक जी, देखिए मैं ये कह रहा था कि औरंगजेब के साथ साथ जितने भी राजा थे उस समसामयिक दौर के, सब लोगों ने तलवार के दम पर शासन किया, और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को मतलब बड़ा बनाने के लिए सबने तलवारों का सहारा लिया, सबने क्रूरता की है, सबने अत्याचार किया है। इसमें एक पर्टिकुलर खाली एक धर्म विशेष को भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि उसको टारगेट किया जाए। आप मगध के राजा का आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, उनका नाम था मगध के राजा का नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने बिंबसार की हत्या जानते किसने किया था? उसके बेटे ने, अजात शत्रु ने किया था। तो पूरा 7 पीढ़ियों तक हत्या हुई, उसको पितृहंता वंश कहते हैं हिमांशु जी। हमारे बीएचपी के साथी को नहीं पता होगा, क्योंकि औरंगजेब से तुलना करनी थी, जानकारी है नहीं। औरंगजेब से तुलना करनी थी तो बाकी के राजाओं के बारे में डिटेल तो निकाल के लाएंगे ना वो। अच्छा ठीक है, मैं इस पर थोड़ा सा अजय जी से भी कमेंट ले लेता हूं, फिर तुरंत मैं बीजेपी और अरविंद जी के पास में आता हूं। बताइएगा अजय जी कि बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जब थी तो उस वक्त जहां औरंगजेब की कब्र है उस पर बहुत ज्यादा खर्चा किया गया, संरक्षित किया गया और काफी ज्यादा मतलब पाला पोसा गया, एक तरह से ये कहा जाता है। आपका इस पर क्या मानना है? देखिए, औरंगजेब का असली नाम मोहम्मद मोहम्मद और भारत पर राज करने वालों को छठा मुगल बादशाह था। इससे पहले 6 होते। और एक जानकारी और बताऊं आपको, 2 लोगों को, शायद सारों 6 के 6 और 7 में आपको भी नहीं पता होगी कि औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में हुआ था, जहां सारे बैंकों के भगोड़े, जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वहीं जहां उनकी हत्या कर दी गई गोडसे ने, तो उसका भी दाऊद गुजरात में होता। तीसरी चीज मैं बताऊं, औरंगजेब में ऐतिहासिक तथ्य हैं इतिहास के कि औरंगजेब में 37.5% ब्लड राजपूती था और 62.5% ब्लड मुगल था। मुमताज महल और शाहजहां का वो पुत्र था तीसरा। तो ये जानकारी जो आपने, जो राजपूत के लोगों को डिप्टी सीएम बना रखा है, जिनकी कहने पर छावाजी के महाराज के घर में ये औरंगजेब और मुस्लिम घुस गए, उन क्रूर विभीषणों के, उनकी औलादों को आपने डिप्टी सीएम अपनी सरकारों में शासक और अपने बना रखा है। क्योंकि सरकार का एजेंडा ये है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद
और औरंगजेब के जिन्नात को एक इमिटेशन लेके बीजेपी आईटी सेल और इनके अनुवांशिक संगठन पहुंच गए। अरे जिन्नात बाहर निकलो, अब आपको बीजेपी की जरूरत है। कुलदेबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपकी बीजेपी की जरूरत है, इनका पॉलिटिकल एजेंडा खत्म हो चुका है। सुन ले 10-20 सेकंड औरों को बहुत सारा मौका दिया आपने। तो उस जिन्नात को इनवाइट करने पहुंच गए। अरे इस देश में जीडीपी के हालात देख लीजिए, ब्लैक स्टोन और ब्लैक रॉक अमेरिका की कंपनियों को आपने हिंदुस्तान में 50% के भारत की संपत्तियों में अडानी के साथ सहयोग कर ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है, ये आप नहीं देश की